हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम होता है। आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास पढ़ेंगे तथा ग्राम समाज एवं विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, है ना। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है और कंटेंट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो में कुछ इशू लग रहा है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आके अपने इश्यूज़ को बताएं, है ना। तो चलिए, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब ऐसा मेरी थिंकिंग है कि अगर हम लोग का बेस स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग उस पर बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी कर सकते हैं, दीवारें हमारी अच्छी और मजबूत बनेंगी, है ना। तो मेरे अनुसार यदि आपको ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई गांव क्या होता है ना, ग्राम क्या होता है, ठीक है। तो जब हम बिल्कुल निम्न स्तर से शुरू करेंगे, बेस अपना क्लियर करते हुए चलेंगे, तो हमें आगे आने वाली चीज़ों का आइडिया थोड़ा बहुत लगता रहेगा, है ना। इसलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, MCQs तो आप जो है वो किसी भी किताब से उठा के पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर से पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप वहाँ पे एनालाइज करके, है ना, सोच करके, और तब आपने आंसर मार्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत जो है वो गांवों में बसता है ना। यही पहली बात मैंने लिख भी रखी है कि भारत जो है वो गांवों में बसता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार ये मान के चलिए कि लगभग, है ना, 68% पॉपुलेशन हमारी गांवों में रहती है ना। और अगर अभी भी आप गूगल करेंगे शायद तो थोड़ा बहुत आंकड़ा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी 65% मेरा अनुमान है। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अगर गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दीजिएगा कि कितना। लेकिन मेरे अनुसार लगभग 65% जो भारत की पॉपुलेशन है वो आज भी हमारी गांवों में निवास करती है। तो यदि अधिकांशतः जनसंख्या हमारी गांवों में निवास करेगी तो जाहिर सी बात है भारत को गांवों का देश, या हम यूँ कहें कि भारत जो है वो हमारा गांवों में बसता है, ये हम कह सकते हैं, है ना। तो देखिए, कुछ जो डेटा हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लिख लेंगे और उनको अपने दिमाग में रखेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि डेटा बेस्ड सवाल पहले आ चुके हैं। और 2015 का जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन 2018 की जो उनकी रिपोर्ट थी उसने ये बताया था कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17.74% हिस्सा जो है वो भारत की जनसंख्या है ना। यानी कि जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 17.74% जो है वो इंडिया में रहती है, वो जनसंख्या, है ना, भारत में रहती है। और भारत की कुल जनसंख्या का क्या उन्होंने बताया था कि 134.8 करोड़ जो है वो भारत की कुल जनसंख्या है ना। अब आप सभी लोगों को पता है कि भारत में जो है वो 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए, 2015 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है ना। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है, 2015 के लेखपाल में सवाल आया है। तो देखिए, यदि गांवों की संख्या पूछी जा सकती है तो हो सकता है जिलों की संख्या पूछ ले, या हो सकता है शहर की संख्या पूछ ले, है ना, या हो सकता है फिर से गांव की संख्या पूछ ले, है ना। तो चीज़ें थोड़ा सा डेटा पता होना ज़रूरी है। तो
कुल जिले हमारे भारत में कितने हैं? 700। कुल शहर कितने हैं? 7925, है ना। तथा गांवों की संख्या कितनी है? लगभग 6.40 लाख जो है वो हमारे गांवों से की संख्या है भारत में, है ना। और देखिए ये मोटा मोटा अनुमान है कि गांवों में लगभग 68.84% जनसंख्या जो है वो हमारी गांवों में रहती है ना। तो ये थोड़ा सा जो है वो डेटा था आप लोग का कि न्यूमेरिकल पार्ट है, और इसको अगर आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन एक आधा आ जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2015 में गांवों पे बेस्ड सवाल आया था कि भारत में कितने गांव हैं, है ना। तो उसका सही जवाब था 6.40 लाख। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया हमारा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमको शुरू करना है कि गांव क्या होता है ना। भाई देखिए विकास, ग्राम विकास हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें बेसिक पता हो कि भाई गांव होता क्या है ना। तो देखिए गांव ऐसा एक लोगों का समूह है ना, समुदाय है। कैसे लोगों का समुदाय है? जो लोग अपने आप को किस चीज़ में, कृषि में तथा पशुपालन में आश्रित रहते हैं। जो ऐसे लोगों का समुदाय जो कृषि तथा पशुपालन पर आश्रित हो, है ना, उसे हम गांव कहते हैं, ग्राम कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि ग्राम की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जाहिर सी बात है, तो यदि वहाँ के लोग, है ना, कृषि तथा पशुपालन पर आश्रित होंगे तो मेन काम गांव का क्या होगा? लोग वहाँ के क्या करेंगे? भाई खेती करेंगे, गाय भैंस, है ना, ऐसे पशुओं को पालेंगे। ठीक है, दूध का व्यापार कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब अपने सोचने की क्षमता को अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। ठीक है, अब ये तो हो गया गांव की परिभाषा। ठीक, अब हम आते हैं गांव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गांव जो है वो हमारे बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? कृषि करने वाले गांव, है ना, गैर कृषि करने वाले ग्राम, उपनगरीय ग्राम तथा औद्योगिक ग्राम। अब देखिए पहला वाला आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कृषि करने वाले गांव, है ना। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कृषि करने वाले गांव कौन से गांव होते हैं? जिसमें अधिकांशतः लोग, है ना, किस चीज़ पे निर्भर हों? कृषि पर निर्भर हों। जिसमें अधिकांशतः लोग कृषि पर निर्भर हों उसे हम कृषि करने वाले गांव कहते हैं। गैर कृषि करने वाले गांव, देखिए जब किसी भी गांव का मुख्य जो है वो काम क्या होगा, किसी भी गांव में लोगों का मुख्य कार्य क्या होगा? कृषि। पर ऐसा गांव जिसमें कृषि ही ना की जा रही हो या कम स्तर पर की जा रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा तो है नहीं कि लोग वहाँ कृषि करना नहीं चाह रहे हैं, है ना, कृषि करना चाह रहे हैं, किंतु यदि जमीन ही कृषि करने योग्य नहीं होगी या बंजर भूमि होगी तो भाई आप उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है या उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है कृषि करने के लिए, तो आपको किसी दूसरे क्षेत्र में जो है वो जाना पड़ेगा। भाई रोटी तो चाहिए ही ना। तो ऐसे गांव, है ना, इस तरह के गांव जिसमें लोग क्या होते हैं? कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, है ना, या इस तरह की जो है अपने अंदर टेक्निक बना लेते हैं या रोजगार जो है अपने आप को इन सब फील्ड में जो है वो रोजगार लेते हैं इन सारी फील्ड में। तो ऐसे गांव को हम क्या कहते हैं? गैर कृषि वाले ग्राम। यानी कि जिस गांव में खेती जो है वो कम स्तर पे होती है या निम्न स्तर पे होती है, या वहाँ की भूमि जो है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है कि उस पर अच्छी खेती की जा सके। तो जो लोग गांवों में निवास करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप को कारीगर बना लेते हैं, शिल्पकार बना लेते हैं ना, मूर्ति वूर्ति बनाने वाला, ताकि कहीं से 4 पैसे जो है वो कमाए जा सके और अपना घर चलाया जा सके, है ना। अब तीसरा जो है वो है उपनगरीय ग्राम, है ना। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है उपनगरीय, यानी कि बॉर्डर लाइन वाला,
है ना। अब देखिए आप लोग भी यदि शहर में रह रहे हैं या गाँवों में रह रहे हैं तो देखिए एक बॉर्डर टाइप का रहता है ना। जैसा मान लीजिए ये आपका शहर है, तो शहर की बाउंड्री के आसपास आपने देखा होगा कि कुछ गांव होते हैं, है ना। शहर की बाउंड्री के आसपास जहाँ पे शहर की सीमा खत्म होती है उसके आसपास जो भी गांव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपनगरीय गांव, है ना। और इनकी विशेषता क्या होती है, देखिए ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे मिक्स कल्चर आपको मिलेगा, है ना। कि ना तो पूरी तरह से गांव होते हैं और ना पूरी तरह से शहर होते हैं, यानी कि एक तरह से कहें तो ये छोटे मोटे कस्बे टाइप के होते हैं। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं इन गाँवों में, है ना, उसमें भी जो है हमको वो गांव और शहर का एक मिक्सचर दिखाई देता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि शहर की सीमाओं के आसपास जो भी गांव हमको नज़र आते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि भाई उस वहाँ का उन गांवों का आदमी शहर के भी टच में रहता है और गांव के भी टच में रहता है। तो इससे क्या होता है कि गांव और शहर का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है ना। तो ऐसे गांवों को हम उपनगरीय गांव कहते हैं। और उसके बाद आता है औद्योगिक ग्राम, है ना। अब देखिए औद्योगिक ग्राम मतलब ऐसा ग्राम जहाँ पे ऐसा गांव जहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री लगी हो, है ना। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसा गांव हो गया। भाई गांव का तो मेन फीचर ही यही था कि वहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करें, तो यहाँ तो फैक्ट्री आ गई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये औद्योगिक गांव है ना, और 500 लोगों का एक समूह या एक 500 परिवारों का जो है वो एक समूह एक गांव में रह रहा है और यहाँ पे जो है वो फैक्ट्री लगा दी गई है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री लगाने का कि 500 का 500 आदमी या 500 परिवारों का पूरा आदमी जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है ना। अधिकांशतः लोग फैक्ट्री में मजदूरी, ठीक है, या अन्य पदों पर कार्यरत रहते हैं, परंतु खेती भी करते हैं, लेकिन वो काफ़ी निम्न स्तर की होती है। तो इस तरह के गांव जहाँ पे कारखाने लगे हों, है ना, या किसी भी तरह की फैक्ट्री लगी हो तथा लोग वहाँ पे मजदूरी या अन्य पदों पर नियुक्त हों और कार्य कर रहे हों, है ना। तो इस तरह के गांवों को हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक ग्राम। तो अब देखिए जो हमारा ग्रामीण समुदाय होता है ना, उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। चलिए वो भी जान लीजिए कि एक ग्रामीण समाज जो होगा उसकी क्या विशेषताएं होंगी। तो देखिए जो हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय होता है ना। तो जो भी ग्रामीण समुदाय होगा वहाँ पे हमको अधिकतर क्या देखने को मिलेगा कि लोग अपने आप को किस चीज़ में बिजी रख रहे हैं या उनका प्रमुख कार्य क्या है, तो वो है कृषि, है ना। लोग जो है वो मुख्यतः कृषि करते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, हालांकि कितनी भी नौकरियां या कुछ भी मिल गया हो, लेकिन अभी जैसे मैं ही बताऊं अपने बारे में, तो मेरे गांव में भी जो लैंड है ना, उस पे हम लोग खेती ही करते हैं। तो जिनके पास भी जो है वो ज़मीन है या जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, भले ही उनके घर में जो है वो रोजगार के और अवसर हों, है ना, लेकिन वो जो है अपने खेत पर तो खेती ही करेंगे, है ना। तो कृषि वहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है, ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। उसके बाद प्रकृति से निकटता, है ना। ये देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हम सभी लोग शहरों से इतना प्रभावित हो चुके हैं, है ना, चमक दमक से या शहरों के मतलब वहाँ की लाइफ स्टाइल से या जो भी कहें, उससे हम इतना प्रभावित हो चुके हैं कि इस चीज़ को हम लोग भूलते और खोते जा रहे हैं, जबकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है आज के टाइम में, है ना। अभी आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस लोगों को पता चली, है ना। लेकिन क्या है कि हम लोग मतलब मॉडर्न लाइफ में चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें गांवों में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती है और शहर के लोगों को इस चीज़ को सीखना चाहिए, है ना, कि भाई प्रकृति से हम लोग को
साथ में रहना चाहिए, प्रकृति के साथ साथ हम लोगों को चलना चाहिए, है ना। और इसी में मानव जाति का कल्याण भी है मेरे हिसाब से, कि यदि हम प्रकृति के साथ निकटता बना के रखेंगे, है ना, तो इससे मानव जाति का बहुत फायदा है, ठीक। और ये चीज़ हमको गांवों में देखने को मिलती है। और देखिए, इसका प्रकृति से निकटता का एक कारण और भी है कि गांवों में प्रकृति से निकटता क्यों होती है। भाई देखिए, कृषि मुख्य उनका व्यवसाय है, तो जाहिर सी बात है कि पेड़ बहुत सारे लगाएंगे, है ना। खाना चूल्हे पे पकता है, ठीक है, तो पेड़ यदि काटे जाएंगे तो तभी ईंधन इकट्ठा होगा, तो ये पेड़ और लगाए भी जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, अब जैसे मछली पालन है, मछली पकड़ना है ना, मछली का व्यवसाय करना है या खाना पीना है मछली को, तो उसके लिए तालाब की व्यवस्था करना, है ना, मछलियों का पालन करना। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को किस चीज़ से जोड़ती हैं? प्रकृति से हम लोग को जोड़ देती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको क्या देखने को मिलेगी? धर्म, प्रथा तथा रूढ़िवाद हम लोगों को गाँवों में देखने को आसानी से मिल जाता है ना। शहरों में जिसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, वो चीज़ें गाँव में देखने को मिल जाती हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो फॉलो नहीं करता हूँ, ना तो इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये चीज़ हम लोग को गाँवों में देखने को मिल जाएगी कि वो इस धर्म का है ना, या वो उस धर्म का है, तो धर्म के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना, है ना। हालांकि गाँवों में भी अब उतना चीज़ें नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी चीज़ें व्याप्त हैं। प्रथा, है ना, जैसे कि घर की बहू है तो उसे घर के बाहर नहीं जाना है, या बड़ों के सामने मुंह ढककर, है ना, या अन्य तरीक़ों से जैसे भी रहना है, जैसे जिसके परिवार में है, जैसे जिस समुदाय में जो प्रथा है, ये सारी चीज़ें आपको गाँवों में देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद क्या है? सुदृढ़ सामाजिक ताना बाना, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है फिर से, जो कि हमें गाँवों से सीखनी चाहिए। और जो लोग भी गाँव से बिलोंग करते हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को ये चीज़ पता भी होगी। देखिए, आप लोगों ने कभी यदि गांव की शादी पार्टी अटेंड की हो, तो आप लोगों ने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की होगी। क्या नोटिस की होगी? कि यदि किसी के घर में शादी है ना, तो उस घर के लोग शादी के कामकाज में लिप्त हैं, है ना। लेकिन जो अन्य काम है, जैसे खाना पानी की देखभाल, है ना, या कोई भी सामान लाना ले जाना हुआ, ये सारा कार्य जो है ये गांव के लोग मिलके कर देते हैं, है ना, गांवों में। ठीक इसी प्रकार, जैसे ये शादी ब्याह का हो गया, ठीक इसी प्रकार यदि किसी की मृत्यु हो जाती है ना, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे भी आपको सामाजिक ताना बाना गाँवों में देखने को मिलेगा, है ना। जिसके घर में मृत्यु हो गई है, वो भाई अपना इंतजाम करता है, लेकिन जैसे मान लीजिए लकड़ी की व्यवस्था करना हो गया, है ना, या उपले, हम लोग की तरफ जो गोबर से बनता है उसको उपले कहते हैं, है ना। और यदि किसी की भी मुखाग्नि दी जाती है तो उसका उपयोग किया जाता है ना। तो उपलों की व्यवस्था करना, तो ये सारे कार्य जो है ये गांव के लोग मिल बांट के अपने हिसाब से कर लेते हैं, है ना। लेकिन यही चीज़ यदि आप शहरों में आ जाएंगे तो इन सब चीज़ों का अभाव मिलेगा आपको शहर में, है ना। ये सारी चीज़ें आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा जो है वो विशेषताएं थी ग्रामीण समुदाय की, है ना। और देखिए, गाँवों का एक प्लस पॉइंट और है कि आप लोगों ने देखा होगा कि शहर से गांव जो है हमारे, है ना, जो शहर से गांव हैं वो छोटे होते हैं, हर चीज़ में छोटे होते हैं। जनसंख्या के मामले में भी छोटे होते हैं, घनत्व के मामले में भी छोटे होते हैं, उनका एरिया भी छोटा होता है ना। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी। आप अब ऐसे ही कंपेयर कर लीजिए, आप लोगों के आसपास का जो शहर होगा उसकी जनसंख्या भी बड़ी होगी, उसका साइज भी बड़ा होगा, उसका घनत्व भी बड़ा होगा, उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, सब बड़ा होगा। लेकिन जो गाँव है उनका क्षेत्रफल भी छोटा होगा, घनत्व भी छोटा होगा, उसमें कम लोग रहते होंगे, कम परिवार रहते होंगे, है ना। तो ये इस चीज़ का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, पर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, है ना। ये चीज़ कहीं लिखी नहीं हुई है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। तो देखिए, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। और
ये हमारे सिलेबस में कैसे और क्यों है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, गांव छोटा होता है ना, तो इसका विकास करना, गांवों का डेवलपमेंट करना इजी है मेरे हिसाब से, है ना, आसान है गांवों का डेवलपमेंट करना। क्यों आसान है? क्योंकि कम क्षेत्रफल है, छोटी जगह है, कम लोग हैं, तो कम लोगों को मैनेज करना आसान है। और इसीलिए हमारे सिलेबस में वो योजनाएं, है ना, योजनाएं, शायद आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, तो हमारे सिलेबस में योजनाएं भरी पड़ी हुई हैं, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि सरकारी योजनाओं को ग्राउंड स्तर पर, है ना, या निम्न स्तर पर लागू करने का कार्य किसका होता है? वो तो सरकारी कर्मचारी का होता है ना, जो कि गांवों में पहला सरकारी कर्मचारी एक लेखपाल होता है। ठीक है, तो यदि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से यदि गांवों में लागू किया जाए तो गांवों का डेवलपमेंट करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है ना, मतलब आसान कार्य है, क्योंकि कम लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना है ना, कम क्षेत्रफल में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि गांव का जो क्षेत्रफल है वो छोटा होता है, तो उनको डेवलप करना, आगे लेकर के आना उतना कठिन काम नहीं है। बशर्ते ये है कि काम को ईमानदारी के साथ किया जाए, है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी। और यदि आपको चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर पढ़ते रहें ताकि अपना चयन सुनिश्चित करें। धन्यवाद।